वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल यही दो महत्वपूर्ण है जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद खिलजी वंश चल रहा है। खिलजी के बाद तुगलक आएगा, तुगलक के बाद सैयद और फिर लोधी। जो खिलजी वंश है ये सबसे कम समय तक शासन के लिए जाना जाता है। इनका जो शासन होता है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। देखिए, यहाँ पर कुछ तथ्य दिया है। सबसे पहले आपको इसकी उपाधि पता होनी चाहिए। इसकी उपाधि है खलीफत उल लह, पहली उपाधि है अल इमाम, दूसरी उपाधि है, और उल इजाम तीसरी उपाधि है। तो ये मुबारक खिलजी की तीन उपाधियाँ, खलीफत उल लह, अल इमाम और उल इजाम। यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्मेट में पॉइंट दिए गए ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। खलीफा मतलब इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख धर्माधिकारी। सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफा तुल्लाह अंकित है। तो इसकी एक उपाधि और भी है, खलीफा तुल्लाह, ये भी याद रखिएगा। फिर खलीफत उल लह यही है। मुबारक खिलजी का शासन उदारता के साथ आरंभ हुआ था। उसकी नीति भी क्षमा करो और भूल जाओ थी। देखिए, इसने बहुत ही उदारता के साथ शासन किया था। इसकी नीति मूल रूप से क्या थी कि किसी भी गलती को क्षमा करो और उसे भूल जाओ। जिस दिन सुल्तान बना उसी दिन कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया था। ये जब सुल्तान बनता है उसी दिन क्या होता है कि जो भी कैदी होते हैं सबको कारागार से मुक्त कर देता है। आगे लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ भूमि एवं बाजार संबंधित विनियमों का अंत कर दिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी भूमि और बाजार संबंधी नियम कानून लागू किए थे इसने सबको क्या किया, रद्द कर दिया। इसका मूल कारण था कि जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएगा। उसके शासनकाल में खुतों एवं मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए। अपने 4 वर्ष एवं 4 माह के शासन के दौरान उसने याचकों के प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार करना शुरू किया, जिसे अलाउद्दीन ने बंद करवा दिया था। देखिए, जो भी याची आते थे किसी विशेष प्रकार के निवेदन को लेके, उनके खत और मुकदमा मतलब ये क्या होता था, उनके जो भी मतलब प्रार्थना पत्र होते थे उन्हें खुद से प्राप्त करता था। इससे पहले अलाउद्दीन ने इसे बंद कर दिया था। देखिए, ये जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए ये सब काम कर रहा है। आगे मलिक दिनार, जो कि अलाउद्दीन का सहना ए पील था, को जफर खां की उपाधि दी गई। तो जफर खां मतलब जफर खां की उपाधि किसको मिली, जो सहना ए पील था, मलिक दिनार। बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कभी कभी तो नग्न होकर भी दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो इतिहासकार बरनी ने बताया कि ये जब भी दरबार में आता था तो स्त्रियों का वस्त्र धारण किया होता था और इसके अनुसार कभी कभी ये निर्वस्त्र होकर भी दरबार में दौड़ा करता था। मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद या फिर खुतबाबाद रखा। उसी ने देवगिरी को सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया और देवगिरी को अपने अधीन प्रभावी ढंग से कर लिया। जो दक्षिण भारत का देवगिरी है इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम कौन करता है, ये मुबारक खिलजी करता है। मुबारक खिलजी के यहाँ टकसाल स्थापित की थी, मतलब इसने टकसाल भी बनवाया था। टकसाल वो जगह होता है जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम या फिर कुतुबुल नगर भी कहा जाता है और इसी के प्रभाव के कारण कुतुबुल नगर देवगिरी को कहा गया। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली को कहा गया और यहाँ इसी नाम से एक मस्जिद भी है। तो जो कुव्वत उल इस्लाम, इसका अर्थ होता है इस्लाम का केंद्र, ये दिल्ली को कहा गया और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम का एक मस्जिद भी स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुबाबाद का नाम दौलताबाद रखा। स्टैनली लेनपुल ने कहा था कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का संस्थापक होता है। इसने क्या किया था, जो कुतुबाबाद होता है इसका नाम दौलताबाद रख दिया और स्टैनली लेनपुल ने कहा है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। अब इसके बाद अगला शासक आता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये अप्रैल 1320 से लेकर सितंबर 1320 तक शासन करता है। देखिए, इसकी उपाधि है पैगंबर का सेनापति। तो पैगंबर का सेनापति किसे कहते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। खुसरो मलिक नासिरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बनता है। ये नासिरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना। यह गुजरात का निवासी था। उसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी थी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। देखिए, मुबारक खिलजी इसे क्या करता है, खुसरो खां की उपाधि देता है और अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाते हैं। खुसरो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, मतलब मूल रूप से खुसरो हिंदू धर्म से था। इसने अपना धर्मांतरण करके मुस्लिम धर्म अपनाया था, जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था।
उसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया। उसने आइन उल मुल्क मुल्तानी को उसकी विद्वता के आधार पर आलिमुल मुल्क या फिर यूसुफ सूफी को सूफी खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट तथ्य सीधा याद रखिएगा। देखिए खुसरो ये ऐसा मुस्लिम शासक है जो पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बन गया। अब इसने देखिए खिज्र खां, इसकी विधवा होती देवल देवी, इससे ये विवाह करता है। आगे यहाँ पर तथ्य दिया गया, हुशामुद्दीन को खाने खाना एवं बरादू रंढोल को राय राया की उपाधि दी गई। देखिए राय राया और खाने खाना ये किसकी उपाधि, तो ये हुशामुद्दीन की है और ये बरादू रणढोल की है। आगे यहाँ पर दोस्तों पॉइंट दिया गया कि खुसरो शाह के विरोधियों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया, जबकि उसके द्वारा भेजे गए उपहारों एवं 5 लाख टका को निजामुद्दीन औलिया ने स्वीकार कर खुद खुसरो शाह की सत्ता को मान्यता प्राप्त की थी। देखिए जो कट्टर इस्लामी थे उन्होंने क्या कहा कि ये इस्लाम का शत्रु है, मूल रूप से हिंदू था इसलिए ऐसा कहा गया और इस्लाम खतरे में। इसके बाद क्या हुआ, इसने 5 लाख टका निजामुद्दीन औलिया को भेजा था, तो इसने उसे स्वीकार कर लिया और इसकी सत्ता को मान्यता दी थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में इक्तादारी का विकास। इक्तादारी क्या होता है, आपने देखा होगा स्टार्ट में कि जो राजा का ऐसे पूरा क्षेत्र है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक टुकड़ा किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया गया। जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा ए है, किसी को दिया गया, तो इसकी देख रेख पूरा करेगा जो उसे इक्तेदार कहेंगे और इससे कुछ जो धनराशि प्राप्त होगी वो सेंटर में मतलब राजा के पास पहुंचाएगा और मुसीबत में राजा का साथ भी देगा। तो यही इक्तेदारी व्यवस्था है। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए सबसे पहले दिया है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ मोहम्मद गोरी ने किया था। उसने 1192 ईस्वी में ऐबक को हासी जो कि कोहराम का इक्ता तथा मलिक नासिरुद्दीन एतिमुर को उच्च एवं मुल्तान की इक्ता दी थी। तदुपरांत उसने मलिक नासिरुद्दीन कुबाचा को उच्च का इक्तादार बनाया। ऐबक ने भी इसका विस्तार किया था। उसने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं का इक्तेदार बनाया था। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार होता है, तो बदायूं का इक्तेदार होता है। आगे दिए इल्तुतमिश। हालांकि गोरी और ऐबक ने इक्ता व्यवस्था को छिटपुट स्तर पर ही लागू किया था। वह तो इल्तुतमिश था जिसने एक निश्चित नीति के तहत इक्तादारी व्यवस्था को अपने प्रशासन का अंग बनाया। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को इक्ता दिया था। तो अगर कभी पेपर में प्रश्न ये आ जाए कि इक्ता प्रथा या फिर इक्ता व्यवस्था इसका विकास किसने किया था, तो आप इल्तुतमिश ऑप्शन पर टिक करेंगे क्योंकि वास्तविक विकास इसी ने किया है। बलबन, इसने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की। बलबन ने 2000 इक्ताओं की जांच करवाई और पेंशन के बदले इक्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के सलाह पर उसने यह आदेश वापस लेना पड़ा। बलबन ने सैनिक इक्तेदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। सर्वप्रथम बलबन ने मुक्ता को अपने एवं अपनी सेना के व्यय हिस्सा से अलग किया और फवाजिल को सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया था। देखिए आगे यहाँ पर दिया अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया कि जो छोटी इक्ता है को खालसा में बदल दिया और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। खिलजी ने क्या किया कि इक्ता को समाप्त कर दिया, मतलब इक्ता के स्थान पर अब वो नगद वेतन देने लगा। लोधी के काल में भूमि पुनर्हस्तांतरण बहुप्रचलित प्रथा हो गई। लोधी सुल्तानों ने बड़े बड़े भूखंडों को इक्ताओं के रूप में आवंटित किया था। देखिए जो लोधी का काल आता है तो लोधी काल में इक्ता प्रथा फिर से अपने चरण पर आ जाती। यह विशेषता देखी गई कि अब से सेनापति अपने अधीन इक्ता का विखंडन कर उसे अपने सैनिकों को वितरित करने लगा। देखिए क्या हुआ कि सेनापति के पास जब भूमि का अधिक क्षेत्र हो गया तो अपने सैनिकों को भी देने लगा। वे अपनी इक्ताओं में से भूस क्षेत्र का राजस्व भी वेतन के रूप में अपने सैनिकों को आवंटित करना शुरू कर दिए। अब से इक्तेदार को आधिकारिक रूप से वजहदार कहा जाने लगा। जो इक्तेदार है उसका पद बदल करके वजहदार बन गया। सूर शासकों ने भी अपने अमीरों को वजहदारी इक्ता प्रदान किया था। इस प्रकार भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन वजेह कहलाया। जो भू राजस्व से वेतन दिया जाता था उसे वदेह कहते थे। आगे यहाँ पर दिया है स्थानीय प्रशासन। प्रांतों का विभाजन सिख का मतलब है जिलों में किया गया। सर्वप्रथम बलबन ने 1279 ईस्वी में सिख का निर्माण किया था। इन्हीं जिलों को लोधी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई। देखिए जो सिख था उसी को जिला कहा गया। बाद में लोधी काल जब होता है मुगल काल होता है तो इसे सरकार कहा गया। सिख का प्रमुख सिकदार होता था। सिख का विभाजन परगना में हुआ था। अभी पहले इतिहासकार है जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया था। जो परगना है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अफीफ ने किया था। उनके अनुसार फिरोज के काल में दोआब में 55 परगने थे, जहां आमिल मतलब परगने का मुख्य अधिकारी
एवं मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वालों की नियुक्ति की जाती थी। तो आमिल वो अधिकारी होता था जो परगने का प्रमुख हुआ करता था, और मुशर्रिफ वो अधिकारी होता था जो लगान को निश्चित करता था कि किस क्षेत्र से कितना लगान वसूलना है। आगे यहाँ पर दिया है ग्राम प्रशासन। सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, जहाँ पर खुद या फिर मुकद्दम या चौधरी नामक पैतृक अधिकारी नियुक्त हुआ करते। देखिए, खुद होते थे या मुकद्दम होते थे या फिर चौधरी, चौधरी का मतलब जमींदार, ये हुआ करते थे। वे अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे, जिसे किस्मत खूती कहा जाता था, और इनकी भूमि पर जो लगान मिलता था उसे किस्मत खूती कहते थे। इसके अतिरिक्त वे किसान से सरकारी लगान के अतिरिक्त जो प्राप्त करते थे वह हुकूक खोती कहलाता था। अब जैसे समझिए, राजा को 10 रुपये देने, इसने क्या किया, 12 रुपये प्राप्त कर लिया, तो 10 रुपये क्या हो गया, ये किस्मत खोती हो गया, और जो अतिरिक्त आ गया इसको हुकूक खोती कहा गया। अलाउद्दीन ने खूतों को का कठोरता से दमन किया। अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो ये खूत था इसको कठोरता से इसका दमन कर दिया कि ये नहीं चलना चाहिए। आगे उसने अपनी लगान व्यवस्था से हटाकर ग्राम में केंद्रीय कर्मचारी, जो जैसे कि आमिल, नौसिंदा, सरहंग, मुहस्सिल की नियुक्ति की। अब इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि गांव में भी सरकारी कर्मचारी रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों का निरीक्षण की प्रथा प्रारंभ की। जो पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, इनकी जो बही है उसका निरीक्षण इसने करना शुरू किया। इब्न बतूता 100 गांवों को मंडल के शासन की इकाई सादी एवं 84 गांवों का जो मंडल होता है तो उसे चौरसिया का उल्लेख करता है। मतलब जो 84 गांवों का मंडल होता है उसे चौरसिया, और जो 100 का होता था उसे सादी कहा गया। आगे यहाँ पर पॉइंट दिया गया राजस्व व्यवस्था। देखिए, सल्तनत युग की बात करेंगे का कि जो वित्तीय नीति सुन्नी विविधताओं की हनीफी शाखा के वित्त के आधार पर आधारित है। देखिए, सीधा याद रखिएगा, जो सल्तनत युग है इसमें जो वित्तीय व्यवस्था है तो सुन्नी विधि विज्ञों की हनीफी शाखा इस पर आधारित है। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना प्रारंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित किया जा सके। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। फिरोज तुगलक ने केंद्र का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका निश्चित कर दिया। देखिए, फिरोज तुगलक ने क्या किया, केंद्र का राजस्व निश्चित कर दिया 6 करोड़ 85 लाख टका। उसने दोआब से 80 लाख टका की आय हुआ करती थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभाग हैं और उनके बारे में जानकारी दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में या फिर छोटा सा पॉइंट है तो देख ही लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है दीवान मुस्तकराज की स्थापना का उद्देश्य बकाया लगान की वसूली करना। मतलब जो लगान बचा होता था उसे वसूलने के लिए दीवान मुस्तकराज की स्थापना किया गया। बख्शी, सल्तनत काल में प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी बख्शी कहलाता था। जैनुल आबादीन को बड़शाह भी कहा जाता था। तो बड़शाह कौन है, जैनुल आबादीन। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय क्रम है, इसने पहले गुजरात के ऊपर विजय करता है, फिर रणथंभौर पर करता है, चित्तौड़ पर, और उसके बाद अंत में तेलंगाना पर। नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय सुल्तान है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये हिंदू माँ की माफ़ कीजिएगा, पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम बनते हैं, और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय सुल्तान है, जरूर याद रखिएगा। तुगलक राज्य 23 मुक्तक प्रांतों में विभाजित था। फिरोज तुगलक की सेना में विरासत का सिद्धांत शुरू किया गया। मतलब सेना में विरासत, ये सिद्धांत फिरोज तुगलक ने शुरू किया है। अधिराज्य में विश्वास रखने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। इक्तादारों की आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा, जिसे कि साहिब दीवान थी, इस पद की नियुक्ति बलबन ने किया है। तो साहिब दीवान, इसकी नियुक्ति किसने किया है, बलबन ने। आगे पॉइंट है, तुगरिल ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया। तो तुगरिल ये जरूर याद रखिएगा, इसका उपाधि क्या है, सुल्तान मुगीसुद्दीन, और इसके साथ ही लखनौती का शासक बनते हैं। विदेशी यात्रियों को ऐजा कहकर पुकारा जाए, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा आदेश दिया था। जो विदेशी यात्रियों ने ऐजा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लोग अपनी पुत्रियों का विवाह लिपिकों से नहीं करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व पांड्य शासकों ने स्वीकार नहीं किया था। देखिए, चेर, चोल और पांड्य ये जो संगम युग के थे, तो इसमें से जो पांड्य शासक है इसने अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता मतलब इल्तुतमिश की पत्नी थी शाह तुर्कान, ये विद्वानों और जो पवित्र लोग होते थे इन्हें उपहार दिया करते थे। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी, ये जरूर याद। अच्छा देखिए, जो तुर्क थे तो भारत की राजभाषा फारसी थी। जब अंग्रेज आए तो भारत की राजभाषा इंग्लिश हो गई थी। फिर भारत की राजभाषा हिंदी किया गया। ये किस तारीख को किया गया, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे दिया, फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया और रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाई थी। मलिक सरवर और मलिक काफूर किन्नर थे। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया जा चुका है।
बघेल शासक भीमद्युति ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था। तो भीमद्युति, जिनका नाम मूलराज द्वितीय है, इन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले परास्त किया था, ये जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करता है। इनका शासन होता है 1320 से लेकर के 1412 तक। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।